हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनो स्टडी। मैं मनीष ओनो स्टडी पे आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक धमाकेदार सेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। इससे पहले हमने 5 सेशन एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट किए हैं, आज हम छठा करेंगे। अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है तो इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस क्लास में हम सीखेंगे क्वेश्चन को पढ़ के 10 सेकंड के अंदर कैसे आंसर निकालना है। सिर्फ 10 सेकंड, 10 से ज़्यादा 15 सेकंड आपको क्वेश्चन पढ़ना और 10 से 15 सेकंड में आंसर निकालना है। तो इस क्लास को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, जो आज या कल से शुरू होंगे, आज से शुरू हो गए हैं और अगले 10 दिन में आपका एग्जाम है, तो आज की क्लास सिर्फ आपके लिए है। तो इस क्लास को देखिए और मेरे साथ 25 क्वेश्चनों की पूरी एक प्रैक्टिस कीजिए और समझिए कि एग्जाम में क्वेश्चनों को हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। हमारा क्या हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के टाइम, ठीक है। तो मैं 25 क्वेश्चन आपको लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, जिसे एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में सॉल्व करने हैं। 15 से 16 मिनट हमें नहीं लगाना मैथ्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। 90 मिनट्स आपको एग्जाम में मिलेंगे, उसमें से 15 मिनट में आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बाकी बचे 75 मिनट्स आप देना बाकी सब्जेक्ट्स को। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है मैथ्स से। मैथ्स के क्वेश्चनों को मुझे आपको 15 मिनट में सॉल्व कराना है। तो आप लोग 15 मिनट में कल एग्जाम में सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे 20 मिनट्स में सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे सॉल्व भी करने और आप लोगों को समझाना भी है। तो समझाने के लिए मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम लोग टाइमर लगाते हैं 20 मिनट का और उसके बाद शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं टाइमर लगाता हूं। ये हो गया मेरा 20 मिनट का टाइमर, ठीक है। 20 मिनट में मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को सिर्फ 15 मिनट में करना है। 15 से 16 मिनट कल एसएससी जीडी के एग्जाम में नहीं लगाना है। 15 मिनट में मैथ सॉल्व करो, 75 मिनट्स बाकी सब्जेक्ट्स को दो, ठीक है। तो ये लो हमारा टाइमर शुरू, और अब हम शुरू करते हैं अपना पढ़ना। चलो, तो ये आ गया आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे देखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5, 12, 13 दी हुई है। एक आयत बनाया गया जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप है, मतलब एक मुझे त्रिभुज दिया हुआ है। देखो 5, 12, 13 ट्रिपलेट्स है तो मतलब त्रिभुज वो मतलब राइट एंगल है। इसका एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो 5, 12 और 13 ये हो गए और एक आयत बनाया गया है। आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के बराबर है और इसकी चौड़ाई है 5। तो लंबाई मैंने मान ली L है। तो देखो त्रिभुज का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, और आयत का कितना होता है 5L, ठीक है। 5 से 5 गए, यहाँ से लेंथ कितनी आ गई 6, लेंथ आ गई 6। पूछा क्या है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2L + B, ठीक है। लेंथ 6 है और ये कितनी चौड़ाई कितनी है 5, 6 और 5 11, 11 दूनी 22, 22 आंसर, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि 3:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की कमी होती है तो अनुपात इतना हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। देखो अगर प्रत्येक संख्या में 10 की कमी होती है तो संख्या कितनी हो जाएगी 5x - 10। 10 की कमी होती है तो अनुपात हो जाता है 5:9, ठीक है। बस इसे सॉल्व करना है। ये हो गया 9 × 27, 27x - 90, एक सेकेंड, ये हो गया 27x - 90 बराबर 5 × 5 = 25x - 50, ठीक है। 27 इधर आ गया 2x, 90 उधर चला गया 40, x कितना हो गया 20। x अगर 20 हो गया और औसत कितना था 3:5। पूछा क्या संख्या ज्ञात कीजिए। तो 20 का मतलब 100 और 20 का मतलब 60, 100 और 60, 100 और 60, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 100 वस्तुओं का माध्य 30 पाया गया। यदि गणना के समय 2 वस्तुओं को 23 और 11 के बजाय 32 और 12 के रूप में गलत तरीके से लिख दिया गया तो सही माध्य क्या है। देखो सही माध्य होता है, सही माध्य ये होता है, जो माध्य है वो माध्य और प्लस अंतर अपॉन में संख्या, ठीक है। जो अगर इस तरह से गलत माध्य हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो माध्य में अंतर और अपॉन में संख्या जोड़ दो, वो हो जाता है। माध्य कितना है, माध्य है 30, अंतर कितने का आया देखो 23 और 11 44, 44 का अंतर होना चाहिए था, लेकिन अंतर कितने का था 32 और 12 54, 54 का अंतर था, मतलब ज्यादा अंतर था 44 में से, मतलब 44 का अंतर होना चाहिए था लेकिन अंतर था 54 का, ठीक है। बटे में 100, इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 30, ये माइनस में आएगा नेगेटिव -10 तो -0.1, मतलब 29.9, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा। ये देखो यहां से शुरू करेंगे। 28 में से 13 गए 15, 15 और 6 × 90 मतलब 87 - 90 प्लस
9 चौक 36, ठीक है। इसे सॉल्व कर, ये हो गया 33, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पेड़ से 4.2 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से फायर किया जाता है, यदि ध्वनि 13 सेकंड के बाद सुनाई देती है तो ध्वनि की गति है। तो देखो डिस्टेंस कितना, 4.2, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, 13 सेकंड, 13 सेकंड बाद सुनाई देती है, तो इसे मीटर में चेंज कर लेंगे, 4.2 किलोमीटर, तो ये हो गया 4200 मीटर, ठीक है। और सेकंड्स 13 सेकंड में, तो ये बस सिंपल गति निकल जाएगी। मीटर पर सेकंड में गति पूछिए, मीटर पर सेकंड में ये इसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 3 39, बचा 3 0, 13 दूनी 26, बचा 40, 13 3 39, फिर 1 0 लग जाएगी, और 13 7 91, ये हो जाएगा 323.07 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सैम ने अपने मित्र से 6% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए, उसने अपने मित्र को 18,200 लौटा दिए। यदि सैम ने 14,000 उधार लिए थे तो कितने समय बाद वापस किए। मतलब ब्याज कितना दिया उसने, ब्याज दिया उसने 4200 रुपये का ब्याज, ठीक है। 4200 रुपये का ब्याज जो उसने दिया, और ब्याज दर थी 6%। 6% का मतलब 14,000 रुपये का 6% कितना हुआ, 14 छिंग 84, 840 रुपये वो एक साल में ब्याज दे रहा था। तो 4200 रुपये कितने साल में देगा, 840 रुपये वो एक साल में ब्याज दे रहा था, तो 4200 कितने रुपए में देगा, 840 डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 5 से कट जाएगा, 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद उसने लौटा दिए। नेक्स्ट देखो, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को बनाने के लिए 11 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर के एक आयताकार कागज को मोड़ दिया जाता है। मतलब एक कागज को ऐसे मोड़ के एक बेलन बनाया गया, तो बने हुए बेलन का आयतन है। देखो जो बेलन बना है उसका बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये बेलन का आयतन होता है। अब देखो जो ऊंचाई है वो तो सेम है, और जब उसे ऐसा जोड़ा गया तो जो लंबाई है वही उसका परिमाप हो जाएगा। बेलन का परिमाप होगा आयत की लंबाई 11, तो 2 पाई आर, ये हो गया 11। यहाँ से रेडियस निकल गई, रेडियस कितनी होगी 11/2 पाई। बस इसे यहाँ पे रख देना, पाई इंटू 11/2 पाई गुणा 11/2 पाई गुणा 4, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, उसके बाद 2 से 2 4 कट गया, कितना बचा है 11 11 121 बटे में 22 गुणा 7, 11 से कटा 11 आ गया, 11 दूनी 22, 11 7 77/2, 77/2 कितना होता है 38.5, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक निश्चित अवधि के लिए 1800 पर 10% की ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो वर्षों में ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो 1800 पर पहले साल में ब्याज कितना होगा 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से 180 हो गया, दूसरे साल में 180 हो गया 10% के हिसाब से, और इसका 10% कितना होता है 18। अगर इसे जोड़ोगे 18 दूनी 36 और 18 178, ये बन गया 2 साल में है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जीत और जय की वर्तमान आयु का अनुपात है 6:7, तो 5 वर्ष के बाद उनका अनुपात क्या होगा, तो 6x + 5 5 वर्ष बाद, और जीत की आयु होगी 7x + 5 5 वर्ष बाद, अनुपात कितना दिया होगा 7/8। बस इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करके x आ जाएगा, ये आ गया 6 8 छिंग 48 x + 8 पंजे 40 बराबर 7 7 49x + 7 पंजे 35, मतलब x आ गया 35 5। x अगर 5 हो गया तो मतलब उनकी वर्तमान आयु थी 35 और इसकी थी 6 पंजे 30। पूछी किसकी है, जे की पूछी है, जे मतलब दूसरा वाला 35, ऑप्शन सी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मुझे बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें 3 कंपनियों का कागज के उत्पादन के आंकड़े दिखाए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 97 से लेकर 99 में कंपनी वाई के औसत उत्पादन की उसी अवधि में कंपनी जेड के औसत उत्पादन का अनुपात क्या है, 97 से 99 तक। तो देखो 97 से 99 तक, तो वाई और जेड का निकालना था, वाई और जेड, ठीक है। देखो 97 में कंपनी वाई का औसत उत्पादन था 35 मतलब उत्पादन था 35, उसके बाद 98 में था 40 + 40 और 99 में था 45, ठीक है। ये हो गया इसका औसत उत्पादन। और जेड का देखो, जेड का 97 में था 40, 97 के बाद 98 में था 45 और उसके बाद 99 में था 35/3। बस कुछ नहीं करना, इन दोनों का रेशियो लेना है, तो ये कितना हो गया
ये हो गया 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, और 4 4 8 और 4 12, 120/3 मतलब ये हो गया 40, और अनुपात ये हो गया 40 और 45 85, 85 और तीसरा कितना था 35, 85 और 5 90 और 120, 120/3 ये भी हो गया 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, उत्पादन बराबर था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी और सी का औसत वजन 45 kg है। ए बी और सी का औसत वजन 45 kg है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कुल वजन कितना होगा? अगर ए बी सी का औसत वजन 45 kg है तो तीनों का कुल वजन हो गया 45 गुणा 3, 135। यदि ए और सी का औसत वजन कितना 42 किलो, मतलब कुल वजन हो गया 42 गुणा 42 और इंटू 2, तो ये हो गया 84 kg। ठीक है, ए और सी का कुल वजन आ गया, और बी और सी का मुझे कुल वजन दिया हुआ है, बी और सी का 38 है, 38 गुणा 2 यानी ये हो गया 76 kg। ठीक, अब पूछा किसका? पूछा है सी का। तो देखो सी का निकालने के लिए पहले ए का निकाल लेंगे, ए का निकालेंगे, ए का वजन हो गया, बी प्लस सी का वजन है 76, 135 में से गए 76, तो ए का कितना हो गया? 15 में से 6 गया 9, 12 में से 7 गया 5। ए 59 kg का है, ए अगर 59 kg का है तो 84 में से 59 के कितने बचे? 25, तो सी है 25 kg का। सी का वजन हो गया 25 kg। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्रमशः 200 मीटर 300 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। इसका मतलब अगर एक ट्रेन इधर जा रही है तो दूसरी ट्रेन इस तरफ आ रही है। ठीक है, और उनकी गति इतनी इतनी है, तो ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय है तो कुछ नहीं, टोटल देखो, टोटल दोनों की लंबाई कितनी है? 300 और 200, 500 मीटर दोनों ट्रेनों की लंबाई है, और दोनों की स्पीड कितनी है? ये मीटर में, ये किलोमीटर में, उसे किलोमीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो गया 0.5। इसका मतलब ये 0.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, और 40 और 50, एक उधर जा रही थी एक इधर जा रही थी, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी तो 50 और 40 90, मतलब 90। ये सॉल्व हुआ, 5 गम 5 5 ये 18 1 180, उन्हें लगेगा 1/180 घंटा, लेकिन ऑप्शन किस में दिए हुए? सेकंड्स में, तो इसे सेकंड में चेंज कर लेंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए 60 गुणा 60 अपॉन 180, इसे सॉल्व किया, 18 6 12 6 2 6 18 और 20, मतलब 20 सेकेंड्स लगेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बी और सी मिलकर 4 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर 4 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, तो ए बी और सी मिलकर, एक मिनट, ए बी और सी मिलकर 4 दिनों में एक कार्य करते हैं। यदि ए और बी मिलकर 5 दिनों में कार्य करते हैं, ए और बी कितने दिनों में करते हैं? 5 दिनों में काम करते हैं, और बी और सी मिलकर 10 दिनों में कार्य कर सकते हैं। बी और सी 10 दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य करने के लिए ए और सी द्वारा लगाए गए दिनों को ज्ञात कीजिए। ए और सी कितने टाइम में करेंगे ये पूछा है, तो देखो ये टोटल 20 यूनिट काम हो गया, ये एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, ये 4 यूनिट काम करता है, और ये 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, अगर तीनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, जिसमें से बी और सी 2 यूनिट काम करते हैं, तो ए कितना काम करता है? ए 3 यूनिट काम करता है। अगर ए 3 यूनिट काम करता है और बी दोनों मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं, तो बी 1 यूनिट काम करता है, और अगर बी 1 यूनिट काम करता है इसका मतलब सी भी 1 यूनिट काम करता है। और ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? ए और सी मिलकर करते हैं 4 यूनिट काम, 4 यूनिट काम, टोटल काम कितना? 20। एक दिन में 4 यूनिट काम, तो 20 काम 5 दिन में। ठीक है, लग रहे हैं क्या? अगर आप ढंग से खुद से करेंगे, लग रहे हैं क्या 10 या 15 सेकंड से ज़्यादा? बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन पढ़ो 10 से 15 सेकंड में आंसर निकालो। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सबसे छोटी संख्या जिसे 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 4 रह जाता है, लेकिन जब 4 से विभाजित की जाती है तो कोई शेषफल नहीं बचता, वो संख्या होगी सबसे छोटी संख्या। इसे ऑप्शन से निपटाओ। ये तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि सारी संख्याओं में सबसे बड़ा है, ये तो गारंटेड ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखो चेक करते हैं 840। क्या 840 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो शेषफल 4 बचता है? नहीं, पूरी तरह से 840 5 से डिवाइड हो जाता है। ये चेक करो बी वाला, बी जब 5 से डिवाइड होगा तो हाँ लास्ट का 4 बचेगा, 4 बच गया। 6 से डिवाइड करो, 6 कम 6 6 छंग 24, हाँ 4 बचा। 7 से करो, 7 ते कम 7 7 दूनी 14, फिर 4 बचा। और 8 से करो, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 4 बचा। बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। सी भी एक बार चेक कर लेते हैं, मान लो बी ऑप्शन सही नहीं होता तो जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा,
तो बस मुश्किल से 10 सेकंड में आप पता लगा लो कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए और बी क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, मतलब 10 दिनों में और 15 दिनों में। यदि वे एकांतर दिनों में, मतलब अल्टरनेटिव, एक के बाद एक काम करते हैं, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, ऐसे, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो देखो काम हो गया 30 यूनिट, ये 3 यूनिट करता है, ये 2 यूनिट करता है, 2 दिन में 5 यूनिट काम होगा, 2 दिन में 5 यूनिट काम होगा 2 दिन में, तो 5 × 30 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और क्रमशः इतने इतने वोट मिले, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला? तो जीतने वाला उम्मीदवार वो जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले, तो उसे मिले 11,628, और कुल मत कितने पड़े? 11,048 प्लस 76,024 प्लस 11,628 गुणा 100। इसे पूरा सॉल्व कर लो, ये आएगा 57%। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आसान, एकदम आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, फिर से वही वाला ग्राफ दिया हुआ है जो पहले था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 96 से 97 तक कंपनी एक्स के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो कंपनी एक्स के उत्पादन में 96 से 97 तक, 96 में थी 30 और 97 में उत्पादन था 45, तो 45 माइनस, तो देखो 96 में उत्पादन था 30, 97 में था 45, 15 से बढ़ गया, 30 का आधा 15 से बढ़ गया, मतलब जब आधे से बढ़ता है तो 50% हो जाता है, मतलब 50% की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, यहीं से शुरू करो। 3 एकम 3 अपॉन में 4 दूनी 8, 7 5 12, 12 माइनस ये हो गया 3/8, और इसे मल्टीप्लाई करना है 2/7 से, प्लस इसका एलसीएम ले लो, ये हो गया 14 और 7 7 49 प्लस 3। ठीक है, और ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 12 माइनस 3/7 चौक 28 प्लस 52/14, ये हो गया 52/14, 2 से चला जाएगा 26/7। ठीक है, 26/7 26/7, पूरे का एलसीएम 28 आ जाएगा। इसे आगे तो सॉल्व कर ही लोगे, फिर ये हो गया 12 × 28 माइनस 3 प्लस 26 × 4, सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा 177/14। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, पेंट की 1 दर्जन जोड़ी जिनका अंकित मूल्य 6,000 है पर 10% की छूट दी जाती है, तो 2700 में पेंट की कितनी जोड़ी खरीदी जा सकती है? देखो 6,000 पे 10% की छूट दी गई, 6,000 पे 10% की छूट देने के बाद कितने का पड़ गया हमें? 5400 रुपये का। 5400 में पेंट की 1 दर्जन जोड़ी मिलेंगी। 1 दर्जन का मतलब 6 पीस, 12 पीस मिलेंगे। कितने पीस मिलेंगे? 12। देखो 2700 5400 का आधा है, मतलब 6 पीस मिलेंगे 2700 में। आसान है। नेक्स्ट देखो, फिर से वही ग्राफ दिया है। क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ये रहा क्वेश्चन। 5 वर्षों में औसत उत्पादन किस कंपनी के लिए न्यूनतम था? तो किस कंपनी के लिए सबसे कम था? तो देखो किसकी बिल्डिंग सबसे छोटी है? एक्स वाई की बिल्डिंग यहाँ पे सबसे छोटी है, तो उसके बाद यहाँ पे भी वाई की बिल्डिंग सबसे छोटी है, यहाँ पे एक्स की बिल्डिंग छोटी है। ठीक है, एक्स की यहाँ पे भी देखो, वाई की जेड की यहाँ तक ज़्यादा थी, यहाँ पे जेड की बिल्डिंग छोटी हुई लेकिन वाई की भी बढ़ी, तो या तो वाई और एक्स में से कोई आंसर होना चाहिए, तो एक्स और वाई बढ़ गया। तो तीनों को जोड़ के देख लो और उसके बाद औसत आ जाएगा। चलो तीनों को जोड़ लेते हैं। एक्स की कितनी है? देखो 30 और 45, 30 और 45 कितना हो गया? 75, 75 और 35, 75 और 5 80, 110, 110 और 50 160, 160 और 40 200, 200/5 कितना हो गया? ये हो गया 40, तो इसका औसत है 40। वाई का देखो 25 और 45, 25 45 70, 70 और 45, 70 45 70 30, 115, 115 और 40, 115 और 40 155, 155 और 50 205, 205/5 41 इसका हो गया। ठीक है, तो 41 और जेड का निकालेंगे। देखो जेड की बिल्डिंग तो हमेशा ज़्यादा ही है, जेड का तो ज़्यादा ही होगा, तो 40 छोटा है और 40 किसका था? 40 निकला था एक्स का, तो इसका आंसर हो गया एक्स, ऑप्शन बी। ये गलत है, ये बी है, ऑप्शन बी।
ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए ना, जिसका औसत सबसे कम आएगा वही आंसर है। हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, देख लेना, या तो 40 उधर है इधर है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। देखो आगे देखो, एम को 20 रुपए देने से ए के पास उतनी राशि होगी जितनी एम के पास पहले थी। यदि ए और एम के पास 220 की राशि है तो एम की पहली राशि के साथ ए की राशि का अनुपात करो। देखो एम को 20 रुपए दिया, उसके पास उतनी राशि बची जितनी ए के पास पहले थी। तो मान लो एम के पास एक्स रुपीस थे, ठीक है, तो जब ए ने उसे 20 रुपए दे दिए, मतलब इसके पास 20 रुपए ज्यादा हो गए, 20 रुपए ज्यादा हो गए, तो ए के पास उतनी होगी जितनी इसके पास पहले थी। पहले कितनी थी? एक्स। पहले एम के पास एक्स थे, फिर उसके पास 20 रुपए और आ गए, ए के पास हो गई एक्स। अब वो कह रहा दोनों की राशि 220 है, तो दोनों को जब मैंने ऐड कर दिया तो ये हो गया 220। कितना आया? 20 गया 200 और एक्स आ गया 200 और उसके बाद 2x 100, एक्स आ गया 100, ठीक है। मतलब पहले उसके पास 100 रुपए थे और बाद में 120 हो गए। अब पूछा है एम की पहली राशि के साथ ए की राशि का अनुपात। तो एम की पहले राशि कितनी थी? 100। ए के पास कितने थे? 20 देने के बाद 100 बचे थे, तो 20 से पहले तो 120 होंगे। 120 का मतलब 5:6, 5:6, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखो, एक छात्र के अंकों को गलती से 62 के बजाय 25 पढ़ लिया गया, 62 के बजाय 25 दर्ज किया गया। कितने ज्यादा दर्ज हो गए? 25 ज्यादा दर्ज हो गए। इसके कारण कक्षा के औसत अंक आधे बढ़ गए, आधे से बढ़ गया। तो छात्रों की संख्या है, देखो सारे छात्रों में आधा 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 डिवाइड हुआ, कितना? 25। आधा 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 कब आधा आधा कब डिवाइड होगा? अगर 25 छात्र होते तो सब में एक 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 डिवाइड होता, यानी कि इसके दुगने छात्र हैं, 50 छात्र हैं, तभी तो आधा 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 डिवाइड हुआ। तो ये देख के पता लग जाएगा 25 का मतलब 50 छात्र हैं, क्योंकि 50 छात्र होंगे तभी उनमें 25 चीज आधी 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 डिवाइड होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 50, ऑप्शन बी। तो हमारा टाइमर तो बच गया, पर कोई बात नहीं, आप लोग इस बात को समझ लोगे। मुझे समझाना भी होता है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी मुझे करना है, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको 15-16 मिनट ही मैक्सिमम लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद ये हो गया ना 50, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ये तीनों बराबर हो, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो क्या दिया हुआ? समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप कितना होगा? 1a 2a 3a 3a, ये हो गया परिमाप। संख्यात्मक मान त्रिभुज के क्षेत्रफल का, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4a²। ये चीजें तो आपको याद होंगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला या समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4a², ठीक है, का √3 गुना है। मतलब अगर ये √3 है, ये दिया हुआ है, ये बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है। तो बस इसे कुछ नहीं, सॉल्व कर लेंगे। a से a चला गया, √3 से 3 चला गया, ये बचा a/4 बराबर 1, तो a आ गया 4, यानी कि उसकी भुजा की लंबाई है 4, ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 सेबों का विक्रय मूल्य 45 सेब के लागत मूल्य के बराबर है। 50 सेब, ये कह रहा है 50 सेबों का विक्रय मूल्य, मतलब 50 सेब जितने में बेचे जाते हैं उतने रुपए में 45 सेब खरीदे जाते हैं। मतलब 5 सेब तो एक्स्ट्रा बेचे जा रहे हैं, नुकसान में बेचे जा रहे हैं, इसका मतलब पक्का हानि हो रही है। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन है। ये तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आ गया कि हानि हो रही है, 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। लाभ वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जितने पैसों में हम 45 सेब खरीद के ला रहे हैं लेकिन बेच रहे हैं 50 सेब, 5 सेब एक्स्ट्रा जा रहे हैं। अब उसने पूछा है हानि कितने, मतलब प्राप्त लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखो 5 सेबों की हानि हो रही है, ठीक है, कितने पे? 50 सेब बेचने पे। जब मैं 50 सेब बेच रहा हूँ तो 5 सेबों की हानि हो रही है, तो ये हो गया कितने % की हानि है? 1, 10, 0, 0, मतलब 10% की हानि है। ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, आसान है। आगे देखो, अहमद 5200 में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च करता है। यदि वह स्कूटर 6600 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत है। 5200 में खरीदा, 800 रुपये मरम्मत में खर्च किए, टोटल कितने हो गए? 6000 रुपये उसकी लागत आई। उसने 6600 में बेच दिया, 6600 में बेच दिया, तो ये तो दिख रहा होगा 10% ज़्यादा पे बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत है 10%, ठीक है, आसान है। तो हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आप लोगों ने आज सीखा होगा क्वेश्चन को हमें पढ़ना है और 10 से 15 मिनट में किस तरह से उसे अटेम्प्ट करना है। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले ऑप्शंस को चेक करो,
ऑप्शंस को आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चन में कम से कम 25 में से 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ ऑप्शन से हो जाएंगे, कुछ बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन बचे, 20 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक स्टेप में हो जाएंगे, और सिर्फ बचे हुए 6 से 7 क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना, सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं करना। मैथ्स जीडी की पूरी मैथमेटिक्स आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट में निपटा लेंगे, 15 ज़्यादा 15 या 16 मिनट, बस उससे ज़्यादा जीडी के मैथ्स में आपका टाइम नहीं लगेगा। ओके, चलिए फिर अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और मिलते हैं बहुत जल्द एक और प्रैक्टिस सेशन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।